हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति। तो ये सर्व ज्ञान हरियाणा SCS में है, 2020 टारगेट हमने रखा है। तो फर्स्ट लेक्चर आपका है इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हर न्यूज़पेपर पे हाईलाइट होता है कि इन्फ्लेशन जंप, ये इन्फ्लेशन क्या है। अगर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो आपको ये वर्ड जो है बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इन्फ्लेशन एक चीज़ जो गुड है उसकी राइज हो गई, या फिर आज जो गुड है वो राइज हो गया, कल नहीं राइज हुआ, तो क्या वो इन्फ्लेशन होता है? नहीं। चलिए इसको हम अच्छे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम 2011 की बात करते हैं, तो 2011 में आप क्या 100 रुपीज़ से आप क्या बाय कर रहे थे, पेप्सी भी और प्लस बर्गर भी। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो आप सिर्फ 100 रुपीज़ में क्या बाय कर रहे हैं, ओनली बर्गर। तो ये क्या हुआ कि 2020 में हम दोनों बाय कर रहे थे और अब हम 2023 में हम सिर्फ बर्गर बाय कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है, परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन या तो राइज इन प्राइस बोल लीजिए, या फिर परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया तो वो भी आप इन्फ्लेशन कहेंगे। तो जनरल प्राइस मतलब कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आप देख लीजिए कि हमारे कंट्री में फिलहाल क्या हो रहा है, लास्ट 1 ईयर से इन्फ्लेशन का CPI जो कि अभी हम पढ़ेंगे वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब बास्केट ऑफ गुड्स की जो रेट है वो इंक्रीज होगी एंड वो कंसिस्टेंट राइज होगी, हम उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। और अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, इट मीन्स आपका क्या है, कंट्री में इन्फ्लेशन है। यूजुअली 1 ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 30 to 31 डेज में जब हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। और फाइनेंशियल ईयर जल्दी से कमेंट करिए कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कितने से कितना टाइम है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो है डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज, तो परचेजिंग पावर रिड्यूस। आगे हम और बात करते हैं। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन आया था UPSC में। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। अब हमें पता है कि इकोनॉमी में जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स कि क्या है कि इन्फ्लेशन आ गया है। मनी सप्लाई इंक्रीज, लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन उतनी तेजी से सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई है। तो मनी सप्लाई, इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करें एंड पढ़ें। तो फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट अगर रीपे करेंगे तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी की करेंसी दूसरी कंट्री में जा रही है, इससे तो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि रिड्यूस हो रहा है। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, यहाँ पे बजट डेफिसिट है, ऑलरेडी आपके पास गवर्नमेंट के पास क्या है, इनकम नहीं है। बजट डेफिसिट को हम अच्छे से पढ़ेंगे बजट में। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ पब्लिक डेफिसिट, अब बोरोइंग ये भी हो सकता है, लेकिन क्रिएटिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब जो डेफिसिट है उसके लिए हम और भी प्रिंटिंग कर रही हैं, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। जब ये करेंगे तो ये मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आंसर है आपका D है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी न्यू करेंसी प्रिंट हुई जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हमें क्या प्रिंट नहीं करना चाहिए, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या
कौन सा सिस्टम आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करता है, इसको हम सेंट्रल बैंक में करेंगे और उसमें आपसे मैं जरूर पूछूंगी। नेक्स्ट बहुत सारे जो टर्म्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में आता ही आता है, तो उसको हम डिकोड करते हैं। तो चलिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। हेडलाइन, अब इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं, कोई भी गुड्स हैं, सबका प्राइस राइज हो रहा है तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं सबका प्राइस राइज होना वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, वैसे तो ये टर्म जो है यूएसए से लिया गया है, तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखना है तो जब हम ये जो फूड है और फ्यूल है, फूड एंड फ्यूल को हम हटा देंगे, फ्यूल को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो इट मीन्स क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन। तो हमेशा याद रखिए ये टर्म्स जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जब हम फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन हो जाता है। हेडलाइन मतलब सब इंक्लूड कर लिया, कोर इन्फ्लेशन जब हमने फूड और फ्यूल को हटा दिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रेट होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। आगे चलिए और भी हम डिकोड करते हैं टर्म्स को। तो आ गया है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन प्राइस, जब उसका उल्टा अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन जब प्राइस राइज कम हो जाएगा, जब प्राइस कम होगा तो हम उसको डिफ्लेशन कहेंगे। तो आप लोग बताइए क्या डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए खतरनाक माना जाता है या इन्फ्लेशन? तो इकोनॉमी एक बार इन्फ्लेशन से क्या होती है, ओवरकम कर सकती हैं, डिफ्लेशन से ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। ये अभी हम जाके और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जब कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन प्राइस, उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। अब देखते हैं डिसइन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पे डिस भी है और इन्फ्लेशन, क्या गिरना, प्राइस राइज। अब मैं इसको एग्जाम्पल से पढ़ाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2021 में, और बात ले लेते हैं 2011 की बात ले लेते हैं। तो 11 में क्या था, 100 था और 2020 में 110 हो गया। अब 2022 में क्या हो गया, 105। तो हम क्या इसको क्या बोलेंगे कि गिर गया प्राइस, मतलब कि डिफ्लेशन आ गया? नहीं, देखिए इन्फ्लेशन है बट 5 रुपीज से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब इन्फ्लेशन होता है बट उसकी जो रेट है वो डिक्लाइन हो जाती हैं, उसको हम डिसइन्फ्लेशन, प्राइस राइज हो रहा है बट उसकी रेट कम हो रही है तो हम उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। रेट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट स्टैगफ्लेशन, देखिए एक बार प्राइस राइज होता है और इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो जो पब्लिक होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जब प्राइस राइज हो और ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए इकोनॉमी की, इसमें लोग क्या अगेंस्ट करने लगते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने लगते हैं। तो कभी भी स्टैगफ्लेशन मीन्स जब प्राइस राइज हो इकोनॉमी में, ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट, उसका क्या फर्दर इफेक्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाए, उसे हम स्टैगफ्लेशन करते हैं। तो प्राइस के साथ ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन प्राइस के साथ जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है तो वो जो पब्लिक हैं इकोनॉमी के, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो स्टैगफ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में सब प्लीज बताइएगा स्टैगफ्लेशन कहाँ पे आया था। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। अब एक नए टाइप के आपको देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, श्रिंक इन्फ्लेशन। श्रिंक इन्फ्लेशन, अब इसको क्या कर लेता है, आपको इल्यूजन क्रिएट कर देता है। आप देखते होंगे कि कभी भी आप, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल कि आपका एक जो कैन है वो 320 ml था, अब क्या हुआ वो 250 ml, जहाँ पे
क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिड्यूस कर दिया जाता है बट प्राइस इंक्रीज ही रहती है, उसको हम श्रिंक इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब वो इल्यूजन क्रिएट कर लेता है प्रोड्यूसर, बट क्या इल्यूजन क्रिएट करता है बट प्राइस तो अभी भी राइज है ही, तो उसको हम श्रिंक इन्फ्लेशन कहेंगे। फिर से बता रही हूँ, जब क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिड्यूस कर दिया जाता है पर प्राइस कंसिस्टेंट राइज रहता है तो हम उसको श्रिंक इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं, ऐसे और टर्म्स हैं। अब देखिए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जरूरी है। देखिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन 2% से 6% तक हो तो क्या होता है इकोनॉमी में, ठीक है, गवर्नमेंट जो है, आरबीआई है जो, वो इंटरफेयर नहीं करता। 4% से कम मीन्स 2% एंड 4% से ज़्यादा मीन्स 6% हो तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बट जब 6% से अबव हो जाता है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। अब इसका नाम रख दिया गया है, नाम क्या रखा है, जैसे कि क्रीपिंग को माइल्ड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। जब आपकी इकोनॉमी में सिर्फ 3% जो ईयर और लेस हो, 3% तक ही हो, उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, और ये अच्छा भी है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपका इन्फ्लेशन परसेंटेज 3 to 10% हो जाए हम उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये भी चलो ठीक है कि कर लेंगे कंट्रोल, लेकिन ग्लैपिंग इन्फ्लेशन ये हो जाता है जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन राइज हो जाएंगी। और स्टूडेंट ये आपको हर बुक में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, बट ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लैपिंग इन्फ्लेशन जब राइज इन्फ्लेशन अबव 10%, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स कि 50%। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग हंसेंगे भी कि मान लीजिए एक ब्रेड है जो 30 रुपीज़ का आता था, और ऐसा ये रियल लाइफ में हुआ भी है। वो वही एक ब्रेड 3 करोड़ का आ रहा है। अब बोलेंगे मैम ऐसे थोड़ा ना होता है। जिम्बाब्वे ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये चीज़ हुई है। जिम्बाब्वे एंड जर्मनी 2 कंट्री हैं जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया है। तो क्रीपिंग, वॉकिंग और ग्लैपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन ये सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि क्या है बेस इफेक्ट। ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। अब बेस इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये स्टैटिस्टिक टर्म्स हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, 2005 में 100 था प्राइस किसी आर्टिकल का, फिर 2006 में क्या हो गया, 110 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10% का क्या 10 रुपीज इंक्रीज हो गई। तो अब हम देखेंगे कि चेंज क्या हुआ है, चेंज इन प्राइस 10 अपॉन बेस प्राइस, बेस 10, तो क्या हो जाएगा, 10% का इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। और आगे हम देखें तो ये 2% से है, लेकिन ये क्या है, स्टैटिस्टिकल टर्म में, बट रियल टर्म में क्या हो रही है, इन्फ्लेशन राइज हो रही है, आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो बेस की वजह से जो है आपका इन्फ्लेशन रेट कम दिखने को मिल रहा है, इंक्रीज नहीं है, बट रियल में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। इसको हम बेस इफेक्ट करते हैं। बेस की वजह से आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो याद रखिए स्टैटिस्टिकल टर्म में आपका रिड्यूस लगेगा, कि देखने में लगेगा 2% ही हुआ है, बट रियल टर्म में आपके जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो उसको हम बेस इफेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज इन बेस की वजह से, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि अगर 100 से 100 हो गया तो इसको चेंज करके, जैसे 10 हो गया, 10 अपॉन प्रीवियस ईयर का बेस, तो उसको रख लीजिएगा एंड देन आपका इन्फ्लेशन आ जाता है। ऐसे कैलकुलेट भी होता है इन्फ्लेशन। आगे हम चलते हैं कि मेन कॉजेस।
अब इकोनॉमी में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है? तो 3 कारण देखा गया है। कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है और वेज इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट को कभी कभी आपको वेज इन्फ्लेशन कॉस्ट में ही देखा जाता है, लेकिन मैं आपको अलग से समझाऊंगी। तो कॉस्ट क्या इंक्रीज हो सकती है? यहाँ पे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्टूडेंट। तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जब लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, लेबर को ज्यादा वेज देना पड़ता है, इट मीन्स उसको क्या होगा, ज्यादा उसको कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज, मतलब प्राइस ज्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए कि लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो प्रोड्यूसर किस पे शिफ्ट कर देगा, कस्टमर पे। तो कस्टमर क्या करेंगे, प्राइस इंक्रीज। अब प्राइस इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स इन्फ्लेशन आ गया। हायर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पे टैक्स इंक्रीज कर दी, तो इट मीन्स प्रोड्यूसर इस पे शिफ्ट कर देगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो वो कंज्यूमर पे प्राइस इंक्रीज करके बेच देगा। तो ये क्या हो गया, जब इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर लेते हैं गवर्नमेंट। तो अब मेरे को अब बताइएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, हम टैक्स में इसको देखेंगे। तो टैक्स क्या, जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती हैं तो क्या हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो राइजिंग रॉ मटेरियल का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज। तो इन तीनों में हमने देखा कि कॉस्ट, प्रोड्यूसर की कॉस्ट जब इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में। अब दूसरा जो रीजन है, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन। जब डिमांड क्या हो जाता है इकोनॉमी में ज्यादा और सप्लाई कम, तो हम क्या हो देंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके कैसे कैसे रीजन इंक्रीज हो सकता है, सबसे पहले मैं इजी बताती हूँ, रिडक्शन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जब गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर देंगी तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास इनकम इंक्रीज हो जाएगा। इनकम इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स वो डिमांड ज्यादा करेंगी, और डिमांड ज्यादा करेंगी, इतनी सप्लाई नहीं है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज कर देंगी प्रोड्यूसर। अब यहाँ आता है डेप्रिसिएशन को हम अच्छे से एक्सचेंज रेट में करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब मैं आपको बता रही हूँ, जब आपका $1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 40 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन में क्या हो गया, $1 इक्वल टू 70 रुपीज। आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस, वैल्यू ऑफ करेंसी रिड्यूस हो गई है तो क्या हो गया, वो डेप्रिसिएशन हो गई। अब वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, जब इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट लेस एक्सपेंसिव होगा। तो इंपोर्ट, अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम ज़्यादा, मीन्स डिमांड ज़्यादा, और उतनी सप्लाई तो है नहीं, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बोलिएगा कि मैम ये तो अच्छी बात है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। नहीं, जब ग्रोथ इंक्रीज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इट मीन्स इनकम इंक्रीज हो रही है, और ये क्या हो जाएगा, इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये हमने कॉस्ट क्या होता है, जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, वो कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करता है, तो वो प्राइस इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स इन्फ्लेशन आ जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमी में सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। अब ऑब्वियस है, हमें ये भी पता है डिमांड और सप्लाई के बीच में आती है जेस्टेशन पीरियड, इन दोनों में लैग होता है। डिमांड इंक्रीज तेजी से होता है, सप्लाई कम रेट से इंक्रीज होता है, तो इन दोनों में जब लैग हो जाती है, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा हो जाती है, तो प्राइस। अब इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, अगर मान लीजिए कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे आया, तो रोजेस की रेट कैसे हो गई थी, हाई हो गई थी। जो रोज 20 रुपए में मिलता था वो रोज आपको 150 रुपए में खरीदना पड़ता था, वही तो हो गया इन्फ्लेशन। बट उसको ही नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि जब डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई उतनी है तो इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब लास्ट हम देखते हैं वेज। वेज से क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट कॉस्ट ही। अब देखिए कि आप क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी में प्राइस राइज हो गया है तो ऑब्वियस है लेबर तो मांगेगा आपको वेज मांगेगा कि हाँ मुझे वेज दीजिए। अब वेज मांगेगा और नहीं देंगे तो आप ट्रेड यूनियंस बैठाएगा, ट्रेड यूनियन हो गए, उनकी वजह से क्या हो गया है, वेज ज़्यादा हाई करेंगे तो आप क्या कर देंगे, प्राइस इंक्रीज, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो वो हो जाता है वेज इन्फ्लेशन। कि लेबर यूनियन की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा डिमांड हो रही है वेज से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर का इंक्रीज हो जाता है और वो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देता है, तो उसको वेज इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एग्जाम में कोई भी एग्जाम दे दे ये तो आना ही आना है, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या है, आपका फैक्ट बेस है, मैं आपको समझा दूंगी बट फैक्ट बेस है, तो अभी ही आप क्या कर ले, नोट कर ले, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं उसको गो थ्रू करके जाइएगा। तो दो टाइप्स, जैसे कि हमें पता है कि एक गुड कहाँ से पास होता है, प्रोड्यूसर, जैसे कि मैन्युफैक्चर हो गया, फिर होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद क्या आ जाता है, रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाता है। तो जो मैन्युफैक्चर है, होलसेलर है, इनके बीच में होता है पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। जब होलसेलर की और रिटेलर की बात करें तो डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, और रिटेलर से कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो हमारे इंडिया में ये नहीं कैलकुलेट किया जाता है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सीपीआई है वो कब से आ गया है इंडिया में और किनके द्वारा लाया गया। तो सीपीआई देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेलर, जब होलसेलर की रेट पे प्राइस देखते हैं तो वो होलसेलर इंडेक्स होता है, और जब कंज्यूमर रिटेलर जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोलते हैं, वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब एक बार हम देख लेते हैं, कंज्यूमर इंडेक्स में आपका जो प्राइस होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें सारे गुड्स आ जाएंगे, बेसिक गुड्स, जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, बेवरेजेस हो गए, और क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाउसिंग हो गई, ये सारी, इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कि एक इंसान के लिए बहुत बेसिक नीड होता है। और कंज्यूमर, ये रिटेलर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ये रिटेलर सेट करता है, और हमारे इंडिया में सीपीआई चल रहा है। बट कब से चल रहा है ये आप जल्दी से बताइए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। सारे होमवर्क्स प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब होलसेलर प्राइस होलसेलर डिसाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, होलसेलर जब बिजनेसमैन टू अदर बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जब गुड्स एक्सचेंज करता है तो वो होलसेलर प्राइस इंडेक्स देखता है। तो पहले होलसेलर पे होता था, लेकिन अब जो फिलहाल चल रहा है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे चल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके हम और डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या, इसको मैं आपको याद करने का भी टॉपिक बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी। तो डब्ल्यूपीआई क्या होता है, जैसे कि हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये रिलीज कौन करता है, याद रखिएगा, ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किसके अंडर ये करते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन सीपीआई जो होता है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। इसका जो पहले नाम था सीएसओ था, तो सीएसओ भी होगा तो गलत नहीं है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। हम और डिटेल में हम जब नेशनल इनकम करेंगे तो करेंगे।
अब जो WPI में ओनली गुड्स लेते हैं, इसमें आप ओनली गुड्स लेंगे, लेकिन CPI में गुड भी हो गया और सर्विसेज भी हो गया। तो गुड का मीनिंग क्या होता है? जो विजिबल होती हैं, जो टेंजिबल होता है उसको गुड बोलते हैं। सर्विसेज क्या होता है? जो इनटेंजिबल, जिसको हम इनविजिबल होता है, जिसको हम सिर्फ महसूस फील कर सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते। अब ये भी बहुत पूछा गया है कि WPI में कितने होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 700 में 3 को माइनस कर दीजिएगा तो 397 गुड्स होते हैं WPI में, और इसमें डिफरेंट है। तो आपने याद रखना है 460 अर्बन एरिया में, और 12 माइनस कर देंगे तो 448 क्या हो जाएगा? रूरल एरिया में। अब इसका बेस ईयर, स्टूडेंट, जो बेस ईयर क्या होता है? वो ईयर डिसाइड किया जाता है जिसमें फ्लक्चुएशन कम हो रही। क्या हम 2020 को बेस ईयर डिसाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत फ्लक्चुएटिंग डाटा आ रही थी। तो एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है, और प्रेजेंट, जिसको बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, और करंट प्राइस से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2011 में कितना, एक हम 100 रुपीज से पेप्सी भी खरीद रहे थे, बर्गर भी खरीद रहे थे। अब क्या होता है? सिर्फ 100 रुपीज से हम बर्गर खरीद रहे होते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन है। तो उसी बेस ईयर को हम डिसाइड करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो CPI का बेस ओनली 2012 है, और ये हमेशा चेंज होना चाहिए, ठीक है। बोला जाता है कि 5 ईयर में चेंज हो जाना चाहिए, बट इतना चेंज नहीं होता। इसका क्या है? बेस ईयर है 2011 एंड 12। 2004 और 5 पहले था, ठीक है, अब चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं WPI क्या होता है? जब प्रोड्यूसर होलसेलर के बीच में एक्सचेंज होता है, प्राइस डिसाइड। CPI क्या होता है? रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। अब देखिए, CPI में बहुत सारे लिया गया है। CPI कैलकुलेट किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, रूरल लेबर के लिए, एंड अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो इसका बेस ईयर आप याद रखिएगा, जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, और ये क्वेश्चंस आते हैं। तो 1982 में इसका बेस ईयर लिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए 1986 एंड 87 लिया गया है, और रूरल वर्कर जो है उसका बेस ईयर 1984 और 85 लिया गया है। लेकिन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय पहले होता था, लेकिन रंगा राजन कमेटी आई 2001 में, उनको लगा कि ये अच्छा मेजर नहीं माना, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। 2011 से जो है ये नहीं लिया जाता। 3 चीज लिया गया है, CPI फॉर रूरल, CPI फॉर अर्बन, एंड दोनों को कंबाइन करके CPI अर्बन। तो अब जो है रूरल, अर्बन और कंबाइंड, और इसका जो वेटेज है अलग अलग है। कभी कभी वेटेज भी पूछ लेते हैं, तो हम वेटेज नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये सब क्लियर हो रहा है आपको? तो एक बार देख लेते हैं WPI क्या होता है। जब 2 बिजनेसमैन के बीच में प्राइस डिसाइड होती है। CPI क्या होता है? जब रिटेलर कंज्यूमर से डील करता है। हमारे इंडिया में CPI होता है। CPI एग्रीकल्चर वर्कर के लिए भी है, लेबर के लिए भी। एग्रीकल्चर जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, तो रूरल एरिया हो गया, और एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी बेस ईयर 1982, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। और अब जो फिलहाल है वो रूरल है, अर्बन है और कंबाइंड है, और ये तीनों भी हैं। और डिसकंटिन्यू क्या हो गया है? CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। नॉन मैनुअल कौन होते हैं? जो अपने दिमाग से काम करते हैं, फिजिकली वर्क नहीं करते, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, अब वेटेज देख लेते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वेटेज भी पूछा जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपसे ये पूछेंगे एग्जाम में कि किसका वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे वेटेज क्या है? फूड और बेवरेजेस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत बेसिक है, आप खाने के बिना थोड़ा ना रह पाएंगे। तो देखिए, उसके बाद हाउसिंग का होता है। फिर देखिए एक बार कंपेयर, अभी नोटबुक में अभी निकालिए और लिख लीजिए। फिर क्या होता है? फ्यूल और लाइट का। फिर क्लोथिंग और फुटवेयर हो गया। मिसलेनियस का भी, तो 1 नंबर पे आ गया फूड एंड बेवरेजेस, 2nd नंबर पे मिसलेनियस आ गया, और फिर देखिए हाउसिंग, उसके बाद
लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट को तो आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी कंट्री किसी भी चीज इंडियन इकोनॉमी में भी करेंगे तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करता है इसको भी अच्छे से करेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस इन द गिवन ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर। बेस ईयर में क्या प्राइस था, अब उसके अभी कितना है, तो इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका CPI आ जाता है। तो आपको कैलकुलेशन इतना नहीं आएगा एग्जाम में, बट वेटेज बहुत आता है और इससे बहुत क्वेश्चन हुए हैं, इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे अभी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब WPI देखिए बच्चों, जो WPI है वो तीन गुड्स लिए गए हैं। एक होता है प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, और तीसरा होता है जो बिगेस्ट है मैन्युफैक्चर गुड्स। ये याद रखिएगा, हर एग्जाम में भर भर के आया है मैन्युफैक्चर गुड का। तो बिगेस्ट बास्केट मैन्युफैक्चर है जिसका वेटेज लिया गया 64.23%। ओके 60। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या आता है, जैसे कि आ गया, देखिए यहाँ पे टबैको प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल एनिमल ऑयल्स हो गया, फैट। अब ये सब कभी कभी कोई एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, शुगर हो गया, टबैको हो गया, ये किस में आएगा, मैन्युफैक्चर में आएगा या फिर यही पूछ लेंगे आपसे WPI में आएगा या CPI में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। फिर फ्यूल एंड और पावर, जैसे कि आपको पता है पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, LPG, इसका जो वेटेज है 13.5 है। प्राइमरी, दो टाइप्स के प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, एक फूड आर्टिकल्स, एक नॉन फूड आर्टिकल्स। तो नॉन फूड में होते हैं आपके जो बेसिक, जो आपको कंज्यूम करते हो, जैसे सीरियल्स हो गए, पैडी हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए, राइट। नॉन फूड में आपके आ जाएंगे ऑयल सीड, मिनरल्स हो गए, क्रूड पेट्रोलियम हो गए, तो ये आपके नॉन, जो कि आप कंज्यूम नहीं, तो ये नॉन फूड में आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे वेटेज हमारा मैन्युफैक्चर का है, फिर हमारा किसका है, प्राइमरी आर्टिकल्स का है, फिर फ्यूल एंड पावर का है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल रहा है। ओके, तो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टाइम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग, जल्दी से दीजिए क्योंकि अभी आया। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपको आंसर डिफरेंट, अगर प्रीवियस देखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर अलग मिलेगा, लेकिन रिसेंट में मैं आपको बता देती हूँ, और ये अभी हमने किया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लाइक देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कौन कौन सा होता है कंज्यूमर। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI for agriculture labor, CPI for rural worker and consumer price index for urban non-manual employees। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। सो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो है आपका B। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रंगन राजन कमेटी आई, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था अर्बन नॉन मैनुअल। CSO का अभी कौन करता है, जैसे कि मैंने बताया इनका नाम चेंज हो गया, NSO करता है। NSO क्या करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल वर्कर, और ये डिसकंटिन्यू हो गया है। और रूरल ये भी याद रख लीजिएगा कि ये रिसेंट में आएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। अर्बन एंड कंबाइन तीनों है। ओके, तो ये आपका आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो याद रखिएगा। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल में भी बहुत कुछ रहता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, कौन बेनिफिट होता है, ये सब पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से रखिएगा। तो स्टूडेंट जाते जाते प्लीज ये नोट कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जो भी आपको मैं पढ़ाऊं, या फिर बहुत सारे हमारे सर हैं जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज से पढ़ाते हैं, तो उसको अवेल करने के लिए जरूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।